आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इन्वेस्टर समिट को लेकर गुजरात के दौरे पर हैं। वहीं सीएम धामी ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से मुलाकात की। आपको बता दें कि इस मौके पर सीएम धामी ने सीएम भूपेंद्र पटेल को केदारनाथ का स्मृति चित्र भी दिया। और आपको बता दें कि सीएम धामी ने इस दौरान प्रवासी उत्तराखंडियों की मांग पर अहमदाबाद में उत्तराखंड भवन बनाने के लिए सीएम भूपेंद्र पटेल से सहयोग भी मांगा। दोनों राज्यों में गतिमान कई विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा हुई। आपको बता दें कि सीएम धामी ने सीएम भूपेंद्र पटेल को देवभूमि में आने के लिए आमंत्रित भी किया। तो वहीं सीएम धामी ने अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट का दौरा किया। आपको बता दें कि सीएम धामी रिवरफ्रंट पर कसरत के साथ साथ लोगों से बातचीत भी की। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य केंद्र साबरमती आश्रम पहुंचकर भारत और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता महात्मा गांधी को भी याद किया। तो वहीं उत्तराखंड उद्यान विभाग घोटाले को लेकर चौतरफा हमला हो रहा है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अब कृषि मंत्री गणेश जोशी का इस्तीफा भी मांगा है। कांग्रेस ने पूछा कि अब तक विभागीय जांच में क्या हुआ है, जांच कहां तक पहुंची है। देखिए इस रिपोर्ट में। उद्यान विभाग में हुए करोड़ों के घोटाले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। पिछले दिनों उद्यान विभाग में हुए घोटाले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के निर्देश दिए थे, जिससे विभाग में खलबली मच गई। माना जा रहा है कि उद्यान निदेशक बवेजा के साथ अन्य अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। इस पूरे प्रकरण पर विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। विपक्ष क्या कहता है क्या नहीं करता, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन हम किसी भ्रष्टाचारी को हम छोड़ेंगे नहीं और किसी सही व्यक्ति को हम परेशान नहीं करेंगे। ये हमारा सरकार का संकल्प है और इसे में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जो दोषी होगा उसको सजा होगी। सर एक सवाल, मैंने कहा कि ये धामी 2 की सरकार है। जो भी जांच में दोषी होगा, क्योंकि मामला उच्च न्यायालय का है, उच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा उसका पालन होगा, उसके अनुसार काम होगा। जो दोषी होगा, कितने भी बड़ा व्यक्ति होगा, उसको सजा होगी। लेकिन सवाल अब मंत्री गणेश जोशी पर भी उठ रहे हैं कि आखिर उनकी विभागीय जांच का क्या हुआ। हमलावर विपक्ष ने विभागीय मंत्री गणेश जोशी का इस्तीफा मांगा है। विपक्ष ने कहा कि मामले में तब सीबीआई जांच हो रही है जब हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं। विभागीय मंत्री आज तक क्या कर रहे थे? उनकी नाक के नीचे सैकड़ों करोड़ का घोटाला हो गया और वे मूक दर्शक बने रहे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि मंत्री गणेश जोशी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और वे इस्तीफा नहीं देते तो मुख्यमंत्री को उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। ये वो बर्दाश्त तो तब अभी तक बर्दाश्त ही तो कर रहे थे। मैंने कहा ना कि माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। अगर सरकार जांच का आदेश देती तो हम मानते कि सरकार उसमें कर रही है। क्यों एसआईटी की जांच में सवाल खड़े किए कि माननीय उच्च न्यायालय ने खड़े किए? हमने नहीं किए, विपक्ष के आरोप नहीं है। अगर सरकार को थोड़ी भी शर्म है तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का जवाब देना चाहिए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का मनन और चिंतन करना चाहिए। ये सरकार की वर्किंग में सवाल है, सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह है कि वो जांच की बात करती है, जांच नहीं होती है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जाता है, उनको पल्लवित और पोषित किया जाने का काम किया जाता है। कुल मिलाकर विभागीय जांच में क्या हुआ वे अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री ने उद्यान निदेशक बवेजा को कुछ समय पहले निलंबित कर दिया था। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर विभागीय मंत्री ने जांच कराई थी, उसका खुलासा अभी तक क्यों नहीं किया गया। अब जब हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के निर्देश दिए हैं तो परत दर परत खुलती नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में सीबीआई कितने लोगों को जांच की आंच में लेती है।
उत्तराखंड सरकार आगामी दिसंबर महीने में 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी है, जिसके लिए मुख्यमंत्री धामी ने इस बार राज्य में निवेश के लिए 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सीएम धामी देश विदेश में निवेशकों के साथ में संपर्क कर समिट से पहले ही राज्य में निवेश के लिए अभी तक करीब 90 लाख करोड़ के एमओयू साइन कर चुके हैं और जिस पर विपक्षी पार्टी सवाल भी खड़े कर रही है। वहीं सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि सीएम धामी को इस लक्ष्य की पूर्ति की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस को जब कुछ दिखाई नहीं देता तो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। आखिरकार सरकार के तंत्र जब कोई चीज तय करता है तो उसके लिए सब प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई जाती है। लैंड की व्यवस्था बनाई जाती है, उद्यम पहले भी स्थापित हुए। इस बार उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से उद्योग लगने चाहिए, इस संदर्भ में जब कोई भी उद्यमी चर्चा करेगा सब विषय से संदर्भ में चर्चा होती है, उसके लिए रास्ते बनाए जाते हैं। और आज 2.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के सापेक्ष 90 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है और मुझे पूरा विश्वास है दिसंबर में ये अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा और बड़ी संख्या में उद्यमी उत्तराखंड राज्य में आएंगे। पीसीसी चीफ करण महारा ने भी प्रेस वार्ता करके सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने एम्स ऋषिकेश में जांच का हवाला देते हुए कहा कि एम्स में सीबीआई पिछले 3 सालों से जांच कर रही है, लेकिन जिन मामलों में घोटाले हुए हैं उन पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और ये भी बताया कि अलग अलग भर्ती प्रकरणों पर भी एम्स में ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे साफ होता है कि बड़े घोटाले हुए हैं। और पीसीसी चीफ ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 5 सालों से एमआरआई की रिपोर्ट सीडी में बनाकर दी जा रही है, जिसकी बाहर से भी प्रिंटिंग कराई जाए तो उसके 1000 रुपए जाते हैं। देखिए, मैंने तो इस बात पे 2 चीजें हैं। एक तो एम्स में बड़ा घोटाला, जिन लोगों की भर्ती को लेकर शंका उत्पन्न हुई थी पहले उन्हीं की भर्तियां हुई और टॉपर्स भी बन गए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सूची पहले जारी कर दी गई उसी सूची में से 95% से ज्यादा लोग सेलेक्ट होते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। राजस्थान के 600 लोग भर्ती हो गए, एक ही स्टेट के कैसे हो गए, जबकि उससे पहले जो भर्ती प्रोसेस हुई थी उसमें एक भी आदमी क्वालिफाई नहीं कर पाया। दोबारा भर्ती की हुई, उसमें राजस्थान के 600 लोग भर्ती हो गए। ये कैसे हुआ? एक ही स्टेट के इतने लोग कैसे आ सकते हैं? ऑल इंडिया के बेसिस पे एग्जाम था। दूसरा, 54 साल की एक महिला का अपॉइंटमेंट कर दिया जिसको खुद हेल्थ डिपार्टमेंट ने माना है, जबकि उसमें साफ साफ लिखा है कि 50 साल से ऊपर के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। वो घोटाला था। जो वहां के बड़े अधिकारी, उन्हीं के रिश्तेदार नातेदार, उनसे संपर्क रखने वाले लोगों की उसमें नौकरी लगी। रानीखेत में हुए उद्यान विभाग द्वारा पेड़ वितरण को लेकर वहां के क्षेत्रीय विधायक पर उठे सवालों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और सीबीआई जांच के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने बताया कि जब उनके द्वारा इस मामले को देखा गया तो पाया गया कि विधायक के भाई को 2400 से ज्यादा सेब के पेड़ आवंटित कर दिए गए, जबकि उनके पास इतनी जमीन ही नहीं थी। ये जमीन सरकारी थी और इस पर तार बाड़ तक जो अवैध रूप से भी कर दी गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि जमीन पर सरकार के पैसों का दुरुपयोग करते हैं, रोड तक अवैध रूप बना दी गई है। और साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आगे बताया कि इसमें विधायक द्वारा गुमराह करने की कोशिश की गई है। हाईकोर्ट ने उद्यान के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं और मैंने भी वो रिपोर्ट जब पढ़ी तो उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि विधायक जी के जो भाई हैं, छोटे भाई, उनको 2402 सॉफ्टवुड्स दी गई हैं और कोर्ट ने माना है कि उतनी भूमि दोनों मतलब भाइयों की नहीं है, वहां केवल 41 नाली उनके नाम पे है, तो उतनी जमीन पे 2402 सॉफ्टवुड्स नहीं लग सकते। और ये भी माना गया है कि वो जमीन में पीडब्ल्यूडी की, फॉरेस्ट की या सरकारी भूमियां उसमें हैं,
जिस पर ये किया गया, उसमें तार बाड़ भी कर दी गई है, उसमें जलागम से टैंक भी बन गए हैं, उसमें बहुत सारी सरकारी पैसा लगा, उसमें जेसीबी से रोड खोद दी और शिकायत के बाद भी जिलाधिकारी नैनीताल ने कोई कार्रवाई नहीं की। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष शिव शंकर भाटिया के नेतृत्व में 15,000 एक समान मासिक पेंशन की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट के माध्यम से उत्तराखंड सीएम को एक ज्ञापन प्रेषित किया। आपको बता दें कि राज्य आंदोलनकारी काफी लंबे समय से अपनी कई मांगों को लेकर शासन प्रशासन को अवगत कराते रहे हैं, जिनमें से 15,000 मासिक पेंशन की मांग एक प्रमुख मांग है और राज्य आंदोलनकारियों का भी कहना है कि अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो पाई हैं, जबकि वर्तमान में दी जाने वाली पेंशन से बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के चलते गुजर बसर नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले आप लोगों का, मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम राज्य आंदोलनकारी, इससे पहले इस तरह से हम राज्य आंदोलनकारी कहे जाते रहे हैं और हमारी जो मुख्य मांग ये है कि 23 साल उत्तराखंड राज्य को बने हो गए हैं। अब हमारी मुख्य मांग है कि राज्य आंदोलनकारी की जगह जो है हम लोगों को राज्य निर्माण सेनानी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि कोई भी जो है क्षेत्र में जो है धरना प्रदर्शन होते हैं तो वो भी आंदोलनकारी कहलाते हैं। इसलिए हमारी मुख्य मांग है कि जो है ये शब्द जो है ये परिभाषित सही नहीं है, तो हम लोग मुख्य मांग हमारी ये है कि राज्य निर्माण सेनानी का दर्जा हमें दिया जाए। यही क्षेत्र के जितने भी हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं उनके द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया माननीय मुख्यमंत्री को। इसमें ये चाह रहे हैं कि जो उनकी जो मासिक पेंशन है उसको 15,000 रुपये कर दिया जाए, तो हम इसके माध्यम से इसको माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुँचा दें, उसके जो भी कार्रवाई हो। हल्द्वानी में नगर निगम के बैड़ी सेना के नवाचारी कदम पर देश में दूसरा स्थान मिला है। आपको बता दें कि इस मौके पर नगर निगम के सभी पार्षदों ने मेयर डॉक्टर जोगेंद्रपाल सिंह रोतेला और साथ ही नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान जोगेंद्रपाल सिंह रोतेला ने भी बताया कि स्वच्छता और कूड़ा कलेक्शन में बैड़ी सेना ने अग्रणी भूमिका निभाई है और यही वजह है कि आज बैड़ी सेना के मॉडल को दूसरे नगर निगम भी अपना रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि मेयर और नगर आयुक्त ने इस उपलब्धि का श्रेय नगर निगम की जनता, पार्षद और पूरी टीम को दिया। साथ ही भविष्य में भी इसे इसी प्रकार सफल बनाने का आह्वान किया गया और 31 अक्टूबर 2022 को बैड़ी सेना का गठन हुआ और एक साल के भीतर बैड़ी सेना स्वच्छता के मामले में देश भर में दूसरे स्थान का मॉडल बनी है। इस तरह के पुरस्कार लोगों के अंदर और निगम के अंदर एक विश्वास जगाते हैं और प्रेरणा देते हैं। यह पुरस्कार सभी के प्रेरित करता है कि हमें स्वच्छता के मानकों को और बढ़ाने की आवश्यकता है और स्वच्छ होने की आवश्यकता है। मैं सभी सम्मानित पार्षदगण, नगर आयुक्त, सभी अधिकारी कर्मचारी बंधु, पर्यावरण मित्र और हमारी मातृशक्ति जो कि बैड़ी सेना है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। शहर की सम्मानित जनता का भी धन्यवाद करता हूं और सबसे अपील करता हूं कि स्वच्छता ईश्वर के सबसे नजदीक है। इसके मानकों को उच्च से उच्च करने की आवश्यकता है। सभी के सहयोग से हम लोग इसको प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। निगम अपने कार्य कर रहा है। निगम के बहुत कार्य होते हैं, उसके कई प्रकार होते हैं। आज निगम स्थायी है, निगम के अंदर स्थायित्व है। कर्मचारियों को वेतन देने की कोई दिक्कत नहीं है, को न पेंशन की दिक्कत है। अवस्थापना संबंधी कार्य, विकास कार्यों के लिए भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको मेंटेन करने की बात है इसको, और मैं ये चाहता हूं कि कभी भी हेड का डायवर्जन न हो, मत का डायवर्जन नहीं होता, वित्तीय स्थायित्व बना रहता है और स्थिरता बनी हुई है। इसके लिए सभी पार्षद, सभी अधिकारी बंधु, सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। नगर निगम में चार्ज संभालने के बाद से मेरी प्राथमिकता में स्वच्छता रहा, जिसमें कर्मचारियों की कमी, वित्तीय कमियों को दृष्टिगत रखते हुए हमने एक कॉन्सेप्ट को नवाचारी कदम ग्रुप में बैड़ी सेना का गठन किया, उसको इम्प्लीमेंट किया। शुरुआत में बहुत सारी दिक्कतें आई, कर्मचारियों में भय रहा, व्यापारियों में भय रहा, सबके साथ संवाद किया गया, सबको संतुष्ट किया गया और इसको आगे बढ़ाया गया। आज एक साल बाद 31 अक्टूबर 2022 को इसका गठन किया गया। 31 अक्टूबर 2023 को
राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उससे निश्चित तौर पर हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ी हैं। बैणी सेना के क्रियान्वयन के दौरान जो कमियां संज्ञान में आती रही उनको दूर करने का हम प्रयास करते रहे हैं। अभी उनके साथ हम फिर बैठेंगे और जो कमियां भी प्रकाश में आई हैं उनको भी हम दूर करेंगे और ये भरोसा दिलाते हैं कि बैणी सेना के माध्यम से, पर्यावरण मित्रों के सहयोग से, अपने सुपरवाइजरों के सहयोग से हम हल्द्वानी को नीट एंड क्लीन रखने का पूरा प्रबंध करेंगे और जहां कमियां उसे दूर करेंगे। तो वहीं मछली बाजार रोड पर हर गुरुवार को लगने बाजार से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये बाजार पूरी तरह से अवैध है। बार बार नगर निगम के अधिकारी को अवगत कराने के बाद भी प्रशासन इस अवैध रूप से लगने वाले बाजार को हटाने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि इस बाजार को लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के कुछ माफिया हैं। यहाँ पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों से अवैध वसूली की जाती है और जिसके चलते ये लोग हर हफ्ते हजारों रुपए बटोर लेते हैं। पर आने जाने में राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार कई वाहन हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। पूरे मामले में जब नगर निगम के मुख्य आयुक्त से बात की गई तो उनका कहना था कि नगर निगम द्वारा समय समय पर अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जाता है और इस बार भी कार्यवाही की जाएगी और अब ये कार्यवाही कब होगी इसका कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। दिक्कत तो बहुत है इस रोड पे। दिक्कत यही है जितनी ये रोड सबसे ज़्यादा खराब हो रही है। ये रोड चलने पर पब्लिक को दिक्कत होती है बहुत सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि यहाँ में रात में लगती है, थोड़ा जाम भी लगता है, ट्रैफिक भी रहता है। अभी जनाजा भी निकला है। और जनाजा भी निकला है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। बच्चे स्कूल जाते हैं, आने जाने में दिक्कत होती है हमको। आवश्यकता भी नहीं इस बाजार की जल्दी। हाँ जी, अगर लगे तो अंदर लगना चाहिए। आपको बता दें कि बाजार लगने से राहगीरों को काफी परेशानी होती है। प्रशासन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। कई बार शिकायत भी की जा चुकी है नगर निगम से, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि मार्केट लगा हुआ है और साथ ही वाहनों की आवाजाही भी हो रही है, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी होती है। घंटों जाम में फंसना पड़ता है, साथ ही कई बार हादसे भी हो जाते हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जो कि देहरादून की हैं, जहां पर राहगीरों को काफी परेशानी होती है। यहां पर मार्केट लगता है जिसकी वजह से आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और साथ ही कई बार हादसे भी हो जाते हैं। नगर निगम से कई बार शिकायत भी की जा चुकी है इस मार्केट को हटाने के लिए, लेकिन नगर निगम ने कोई भी कार्यवाही नहीं की है। आपको बता दें कि लगातार प्रशासन इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहा, जिसकी वजह से गुरुवार बाजार से लोगों को काफी परेशानी होती है। आपको बता दें कि हर गुरुवार को यह बाजार लगता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक प्रभावित हो जाता है। आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि आवाजाही करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, साथ ही मार्केट भी लगा हुआ है, जिससे काफी आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। साथ ही आपको बता दें कि ऋषिकेश पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान मोहन और अजय के रूप में हुई है। ये ठग इतने शातिर थे कि नकली नोटों की गड्डी दिखाकर सोने के आभूषण ठग लेते थे। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने इन ठगों के कब्जे से सोने की अंगूठी, 2 चूड़ियां बरामद की। ठगों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया। आरोपियों ने ऋषिकेश और देहरादून में हुई 2 वारदातों का खुलासा किया। उन्होंने अपने तीसरे साथी रोहित के नाम का भी खुलासा किया, जिसकी तलाश में अब पुलिस जुट गई है। तो वहीं उत्तराखंड सरकार लगातार किसानों के उत्थान के लिए काम कर रही है, जिससे किसानों को आसान दरों पर लोन उपलब्ध हो सके। साथ ही आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल किसान ऋण योजना की शुरुआत की गई और इस योजना के तहत किसानों को 0% यानी कि 0 इंटरेस्ट पर लोन जो है वो उपलब्ध कराया जाता है और महिला समूह को 5 लाख तक का ऋण जो है वो 0 इंटरेस्ट पर दिया जाता है, जिससे उनके समूह द्वारा कई कार्य किए जाते हैं। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा अलग अलग हब भी तैयार किए गए हैं, जिसमें फिशरिंग, मुर्गी पालन और साथ ही बकरी पालन भी शामिल है। माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो
पंडित दीनदयाल किसान कल्याण योजना जो इस प्रदेश में लागू की गई है, उसमें किसानों को 0% इंटरेस्ट में ऋण मिल रहा है। उसमें हम महिला समूह को 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं, जिसमें वो विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकती हैं। और जो किसानों को अभी जो सामिकृत से जब एक दूसरी योजना लागू हुई है, उसमें किसानों को जो हमने हब बना रखे हैं। रुड़की के आसपास के क्षेत्र में भूमाफियाओं के द्वारा कई जगह पर अवैध कॉलोनियों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके लेकर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण विभाग लगातार सक्रिय है। और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले HRDA की टीम के द्वारा रुड़की के बिलड़ा ग्राम के पास में कोर कॉलेज समेत कई कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, लेकिन इसके बावजूद भी हरिशरणम के पास ध्वस्त के बाद भी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। वहां पर साथ ही उच्च अधिकारियों के निर्देश पर HRDA के EDS रावत के नेतृत्व में भी टीम कॉलोनियों में पहुंचकर दोबारा ध्वस्तीकरण करने की कार्यवाही कर रही है। जो शिकायतें हमारे पास आ रही है कि जो हमने जो कॉलोनियाँ तोड़ी थी उनमें जो फिर से दोबारा निर्माण हो रहा है। अभी इसी कड़ी में हमने पहला ये दोबारा निर्माण इन तोड़ी थी हमने करीब 15-20 दिन पहले, तो उसके बाद हमने विकास कार्य इसमें जारी रखा था। तो बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी, तो उसके बेस हमने जो है इस करीब इसको भी तोड़ दिया। इसके पिछले सारे विकास कार्य किस जगह पर सर ये बेरड़ा गाँव है। तो अभी हम और भी कार्रवाई करेंगे। अभी हमको पहला चंगान और मेन हाईवे पे है तो आया है, तो आगे भी अभियान जारी रहेगा सर? बिल्कुल अभियान जारी रहेगा। अभियान के लिए तो हम लोग बैठे हुए हैं, तब लेकिन हम लोग इसमें थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से विधिक तरीके से इसमें कार्रवाई आगे अन्य उसमें भी कर रहे हैं और जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song